कैसे है दोस्तों। आज मैं फिर आपको एक आवाज़ सुनवाऊंगा, फिर हम बातें शुरू करते हैं। ठीक है, आप आवाज़ सुनिए पहले। निश्चित रूप से देखिए नाकाबंदी को इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया 2072 के इलेक्शन में और उसके बाद भारतीय नाकाबंदी के काउंटर में चीन के साथ बहुत सारे संबंधों की बात हुई, बहुत सारी संधियां हुई। हालांकि वो संधियां क्रियान्वयन में अभी मुझको नहीं लगता है कि उसमें कुछ प्रगति हुई है। तो एक पॉलिटिकल एक उनका ये था। दूसरी बात ये देखिए, गंभीर बात ये है कि नेपाल जिसका एक बहुत अर्थतंत्र अभी कमजोर अवस्था में है और नेपाल ने समाजवाद उन्मुख एक संविधान आपको जारी किया है। वहां पे अन्य उदारवादी विचारधारा के लिए जगह नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये समाजवाद जो है वो बिना चाइना के प्रत्यक्ष आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना, जो इकोनॉमिक जो है या फिर पॉलिटिकल कंट्रोल का जो है, वो बिना पॉलिटिकल कंट्रोल और इकोनॉमिक कंट्रोल के बिना वो समाजवाद का लक्ष्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी पूरा नहीं कर सकती है। तो इसलिए हम लोग स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाते हैं कि देश में जो अभी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, ये लोग समाजवाद का अपना एजेंडा लागू करने के लिए निश्चित रूप से चीन के साथ विशेष संबंध के पक्षधर है और उस दिशा में काफी बोला जा रहा है। मैं एक काफी बातें हो रही है। देखिए, BRI की भी बात लीजिए, वो भी एक है और डेवलपमेंट में भी बहुत सारा यहाँ पे ऐसी बातें हुई है, जैसे चाइनीज जो प्रोजेक्ट है उसमें काफी बड़ा करप्शन वगैरह भी हुआ है, लेकिन उन करप्शन के मुद्दों को उठाने पर वहाँ पे सरकार कुछ आगे बढ़ के कदम नहीं उठा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सीमा विवाद के बारे में चीन के साथ भी नेपाल के गंभीर सीमा विवाद है। 36 हेक्टेयर आपके वो जो लैंड है, जो नेपाल के सर्वे डिपार्टमेंट के अनुसार वो तिब्बत में वो चीन ने अधिकतर किया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये जो जगह का ये जो भूमि का जो विवाद है वो चीन के साथ भी उठाया जाए। ये थी सरिता गिरी जी। ये नेपाल में सांसद हैं दोस्तों। इन्होंने भारत के साथ जो विवाद हुआ इसमें संसद में खड़े होकर बयान दिया कि जो सीमा विवाद अगर हम भारत से कर सकते हैं तो वो चाइना से क्यों नहीं किया जा रहा है। चाइना ने जबकि 36 हेक्टेयर जमीन दबा के रखी है, वो विवाद चाइना के साथ क्यों नहीं किया जा रहा है। हम पपेट गवर्नमेंट जैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, हम संप्रभु राष्ट्र जैसी क्यों नहीं बात कर रहे हैं। और भारत के साथ जो विवाद उठाया है, मैं अपनी तरफ से ये बता रहा हूं कि संसद में वो प्रूव नहीं कर पाई गवर्नमेंट कि भारत के जो नक्शे में जो लिपुलेख और वो जो पास बताए गए हैं वो नेपाल के कैसे होंगे। कोई प्रूफ ही नहीं है उनके पास। गवर्नमेंट ने बस ओली गवर्नमेंट जो चाइना का एक भोपू टाइप का काम कर रही है, वो केवल बस विरोध करना है, इस तरह से विरोध उन्होंने कर दिया। यहाँ पे बहुत अगर मैं गंभीर बात कहूं तो ओली साहब खुद हनी ट्रैप बताए जा रहे हैं। चाइना ने उन पे जादू चलाया है। भारत में कहते हैं चाणक्य के समय में विष कन्याओं का असर है। ओली जी ट्रैप्ड किए गए हैं। मनीषा कोइराला का मैंने पूछा था सवाल करके कि मनीषा कोइराला जी अब आप कहां पर हैं। भारत के लिए तो संदर्भ में आप बड़ी बातें करती थी, पक्की नेपालन हूं और ऐसा वैसा, ये वो ठीक है, कोई भी हो सकता है, पक्का भारतीय होना, पक्का नेपालन होना, पक्का पाकिस्तानी होना। हर देश के व्यक्ति को अपने देश की नागरिकता पे गर्व होना चाहिए। लेकिन ये जो दोगलाई पंथी की जा रही है, आप रहती मुंबई में, कमाती खाती मुंबई से हैं, कमाती हिंदी बोलने से, फिर जब हिंदी पे बैन लगाया गया आपके देश में, तो मुझे बताइए आपके मुंह में दही जम गया था क्या। अब आप सरिता गिरी जी का बयान का जवाब दें। कहां पर है अब आपके बोलने वाले। वहां पे मधेशी और पहाड़ी विवाद है।
मधेशी भारतीय मूल के बिहारी हिंदू ही हैं, वो कोई ऐसा विवाद नहीं है कि आपके संस्कृति से भेद करते हो। लेकिन अगर वो जब कोई भी बात बोलेंगे तो आप कहेंगे ये भारत के आरएसएस के या रॉ के एजेंट हैं, ये सब चीजें। आप चाइना के भोंपू कब से बन गए हैं, ये मुझे ये बताइए। अगर आपको सीमा विवाद है तो आप सीमा विवाद चाइना से भी उठाइए। चाइना ने तो, उनकी तो कम्युनिज्म की पॉलिसी है एक्सपेंशनिस्ट, जबकि खुल के ही आपके सांसद, आपके ही लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी। चाइना का पपेट बन गया है पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसा कर्ज में फंस गया था वैसी ही स्थिति हो जाएगी। बांग्लादेश तो फिर भी निकल सकेगा वहां से, आप लोग कैसे निकल पाएंगे वहां से, आप सोचिए। चाइना के पपेट बनेंगे तो। और आपकी 2 या 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से 80-90 लाख लोग भारत या अन्य जगहों पर रहते हैं। आप सोचिए किसी देश की 1/3 पॉपुलेशन भारत या अन्य जगहों पर है, यानी नेपाल के बाहर है। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कम्युनिज्म किस हद तक चाइना का कम्युनिज्म किस हद तक नेपाल की गलियों में जाके बोल रहा है। तो ओली जी और उसके समर्थक चाइना के, इनको पहचानो, ये गद्दार लोग हैं। ये इन्होंने बहुत भोकाल मचाया हुआ है। हमारे यहाँ के मैं गद्दारों का नाम ले रहा हूं। कांग्रेस की कम्युनिज्म पॉलिसी जो है उसके सबसे बड़े भोकाल हैं, भोपू हैं मणिशंकर अय्यर। ये भारत से जब विवाद होता है पाकिस्तान का तो ये सईद हाफिज सईद के यहाँ जाकर बैठते हैं। ऐसे ही अब ये विवाद हुआ है तो ये ओली और उनके समर्थक, चाइना के समर्थक जो कम्युनिस्ट हैं, उनके पास जाके बोलते हैं। कम्युनिस्टों की मैं एक बात बताता हूं, कम्युनिस्ट कभी किसी देश को अपना नहीं मानते हैं। यानी ये भारत के संदर्भ में बोलूं तो ये ना भारत को अपना मानेंगे, और नेपाल के संदर्भ में अगर बोलूं तो ये नेपाल को भी अपना नहीं मानेंगे। तो नेपाल के दोस्तों, भारत में रहने वाले नेपालियों, नेपाल में रहने वाले नेपालियों, राष्ट्रवादियों और दुनिया भर में रहने वाले नेपालियों, मैं ये बात, आपके ही सांसद की बात, आपके इस YouTube चैनल के, मेरे YouTube चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इन मक्कारों को, देशद्रोहियों को, गद्दारों को पहचानो और कुर्सी से हटाओ, निकालो इनको। जैसे भारत ने टिकटॉक किक आउट किया है वैसे ही इन चाइना कम्युनिस्टों को देश के बाहर निकालो आप। भारत माता की जय। जय हिंद।